स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कहानी है। यह कहानी बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह रोचक जानकारी है कि सऊदी अरब में ज़्यादातर औरतें गुलाब जल और फिटकिरी का क्यों इस्तेमाल करती है। यह सवाल विकास के दिल में बार बार चुभ रहा था। जब विकास की मालकिन उससे कहती कि मुझे गुलाब जल और फिटकिरी लाकर दे दो और अपने मालिक से इस बात का जिक्र कभी नहीं करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकिरी मंगाती हूँ, तो विकास का दिमाग और ख़राब हो जाता है कि आखिर अपने पति की चोरी से वो गुलाब जल और फिटकिरी का करती क्या है और क्यों रात में ही उसका इस्तेमाल करती है। यह बड़ा हैरान और परेशान करने वाला सवाल था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने होगा। विकास जो है वह हिंदुस्तानी नौजवान सऊदी अरब जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और वह एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ी चलाना आती थी, इसीलिए ड्राइवरी पर एक औरत उसको रख लेती है। सैलरी भी उसको अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति उसके पास नहीं रहता था। वह दूसरे मुल्क में रहता था और कभी कभी हफ्ता 2 हफ्ता के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, विकास उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है और यह गुलाब जल और फिटकिरी का राज क्या है, बड़ी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनाने जा रहा हूँ हिंदुस्तानी विकास और सऊदी अरब की उस औरत की कहानी, जो सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में रहने वाला विकास बहुत ही गरीब परिवार से था। घर में रह कर के वह अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वह कमाता वह सब खर्च हो जाता। वह अपनी बहन की शादी कैसे करे, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाएं, अपनी बीमारी माँ की दवाई कैसे करे। उसके बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां विकास के ऊपर थी। विकास का एक दोस्त सऊदी अरब में रहकर के अच्छी खासी कमाई किया करता था, इसीलिए विकास ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो, मैं ड्राइवरी करना अच्छी तरह से जानता हूँ, लाइसेंस भी मेरे पास है। अगर कोई अच्छी सी नौकरी ड्राइवरी की मेरे लिए निकल आए तो फिर मुझे बता देना। घर में रह कर के यहाँ मैं जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है, पूरी तरह से घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसका दोस्त यह बात अपने दिल पर ले लेता है और विकास के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है, और बहुत जल्द ही उसकी यह तलाश ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर एक औरत को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस फिर क्या था, विकास का दोस्त उसके लिए वीज़ा भेजवाता है और फिर विकास अपना सामान बांध करके इंडिया से पहुंच जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंचने के बाद विकास एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है और फिर उसका दोस्त अगली सुबह उसको उस औरत के पास ले जाता है। वह सऊदी अरब की औरत विकास को नीचे से ऊपर तक एक नज़र भी जी भर कर देखती है, क्योंकि विकास देखने का तंदुरुस्त था, हट्ठा कट्ठा था, नौजवान था। लगभग 28 साल की उसकी उम्र थी। कुछ देर विशाल को देखने के बाद वह औरत कहती है कि मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने विकास की सैलरी भी अच्छी खासी खोली थी। विकास यह सुनकर बहुत खुश होता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग गई है, वरना बहुत लड़कों के बारे में उसने सुना था कि सऊदी अरब में जाकर के लड़के परेशान हो जाते हैं। उनको बकरियां चरानी पड़ती है, भयंकर जंगलों में तपती हुई धूप में पूरे पूरे दिन उनको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। यह सुनकर के कभी कभी तो विकास का मन होता है कि यार, वह सऊदी अरब नहीं जाएगा, लेकिन अपने घर की मजबूरियां देखते हुए और फिर वहां रह करके जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां सुन करके, उनके हालात सुन करके वह सऊदी अरब जाने का मन बना लेता है। और उसका नसीब अच्छा कह लो या फिर उसकी दोस्त की जो है वह मेहनत का कर लो कि विकास को घर से यानी इंडिया से आते ही सऊदी अरब में एक औरत के ड्राइवर की नौकरी मिल चुकी थी। उस औरत ने अपने घर के बराबर में ही एक क्वार्टर जो उसको था वह रहने के लिए दे दिया कि इस क्वार्टर में आप रहा करो, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। मुझे शॉपिंग कराने, घर का राशन का सामान लाना हो या अदरवाइज मुझे कहीं घूमने जाना हो,
जहाँ भी मैं कहूँगी आपको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने क्वार्टर में रहो। इसी तरह से अब विकास अपनी नौकरी शुरू कर देता है। उस औरत के साथ जहाँ वह कहती वहाँ चला जाता। कुछ दिन बाद विकास को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह उस औरत की तरफ को खींचता जा रहा था, क्योंकि वो औरत जो थी सऊदी अरब की, जो औरत जिसका विशाल ड्राइवर था, वह विकास की जैसी उम्र थी, यानी लगभग 26 से 27 साल की उम्र उसकी होगी, यानी विकास की उम्र की थी। जो औरत देखने में इतनी खूबसूरत थी, जब वह गाड़ी में पीछे बैठा करती तो विकास शीशे से उसको देखा करता, उसकी तरफ से नज़र ही नहीं हटाता, और नज़र हटती तो कैसे, क्योंकि वह एक सांचे में ढली हुई मूरत की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत पर विकास फिदा हो चुका था। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल कोई भी हार बैठता था, और वह नज़र चुरा करके अपनी उस मालकिन को देखता रहता। मालकिन जब उसको कोई भी काम करने के लिए कहती, वह सर झुकाकर हाँ कह देता, और मालकिन का वह काम कर दिया करता। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि विकास, हमें एयरपोर्ट चलना है, मेरा पति दूसरे मुल्क से मेरे पास आ रहा है, मुझे एक झटका सा लगता है, फिलहाल मैं हाँ कह देता हूँ। और उसके साथ, क्योंकि मैं ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, और मैं जब एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जब उसके शौहर को यानी उसके पति को देखता हूँ तो मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि उसका पति की उम्र लगभग 50 से 55 साल का था। वह औरत जितने हरे बदन की, जितने गहरा हुआ बदन की खूबसूरती महिला थी, उतना ही वह औरत उस आदमी के काबिल नहीं थी। यानी वह औरत उस आदमी की उम्र से आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफ़ेद से, चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। मैंने जब उसको उस औरत के साथ देखा तो मैंने यही समझा कि यह शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ यह खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है। फिलहाल उसको वहाँ से लेकर के दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठते हैं, और फिर मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि उस आदमी ने उस औरत की बाहों में बाहें डाल दी थी, उसके हाथों में हाथ ले लिए थे, और वो कह रहा था कि डार्लिंग क्या करूँ, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन बाहर जाना भी मेरी मजबूरी में शामिल है। लेकिन अब मैं जितने दिन के लिए भी आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूँगा, यहाँ रह कर के कोई भी काम नहीं करूँगा। उसके हाथों में हाथ, उस औरत का मुझे बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी को सारी हरकतें देख रहा था। विकास नीचे से ऊपर तक पसीने में सराबोर था, और वह कहता है कि मेरे तन बदन में आग लग रही थी कि यह बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, क्यों उससे प्यार कर रहा है। और वह उस गाड़ी में यानी विकास की भी शर्म नहीं कर रहा था, और वह बराबर उस औरत के गालों पर, उसके सीने पर हाथ फेर रहा था। जैसे तैसे करके विकास उन दोनों को घर छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर में आ जाता है। क्वार्टर में आकर के शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन आज नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी, नींद आने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार रह करके अपनी मालकिन का चेहरा विकास की आंखों के सामने आ जाता था। उसके बाद उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ जाता था। बार बार रह करके विकास यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी उस खूबसूरत औरत को उस 60-65 साल बूढ़े आदमी से शादी करने की ज़रूरत आ पड़ी। यह क्या वजह हो सकती है, वह सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वह इधर करवट लेता, कभी वह उधर करवट लेता, कभी तकिए को अपनी आंखों पर रखता, अपने मुंह पर रखकर सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद उसको नहीं आ रही थी। यह रह रहकर उसे यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अपने शौहर की बाहों में होगी, और वो आदमी उस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा, क्या वह उसको प्यार कर रहा होगा, क्या वह उससे बातें कर रहा होगा, क्या उनके जिस्म पर कपड़े भी होंगे या नहीं होंगे। यह तरह तरह के सवाल विकास के दिमाग में आ रहे थे, और उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोचता था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं इतनी खूबसूरत औरत को, जो कि आदमी उसका था ही नहीं खूबसूरत है और ना ही जवान है। इसी कशमकश में सुबह हो जाती है, और सुबह जब वो उस औरत से पूछने के लिए कि कहीं जाना है या नहीं जाना है घर में पहुंचता है, तो बाहर लॉबी में ही
दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और उसके आदमी ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ था। उससे बिल्कुल सटा हुआ बैठा था और उसकी गर्दन में हाथ डाले हुए लगभग उसके मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार था। दोनों ऐसी मुद्रा में थे कि दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालात में जब विकास उनको देखता है तो वह शर्मा जाता है और पीछे रुकने के बाद एक ज़बरदस्ती खांसने की कोशिश करता है और फिर जब वह खांसता है तो वह औरत ठिठक जाती है और वह उस आदमी से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह से बेशर्मी के साथ विकास के सामने ही उसकी बाहों में बाहें डाले उसको अपनी बाहों में भरे ऐसे ही पकड़े रहता है। वो औरत कहती है कि थोड़ा शर्म करो, नौकरों का तो ख्याल रख लो कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो आदमी कहता है, अरे डार्लिंग कैसी बात करती हो न, ये नौकर भी है तो हमारे अपने ही हैं। ये कहीं जाकर बाहर ढिंढोरा थोड़ी पीट रहे हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का यही मॉडर्न ज़माना है, आप शर्म नहीं करो। उसके बाद वो आदमी विकास से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है। विकास कहता है कि सर, मैं मैडम से पूछने आया हूँ कि आज उनको कहीं जाना है या नहीं जाना है। वो आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएगी, आज यह पूरा दिन मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर से लौटा हूँ। अब जितना भी तुम्हारी मैडम का वक्त है वो मेरे साथ गुजरेगा, इसलिए आज दिन की तुम्हारी छुट्टी है, चाहो तो कहीं घूमने चले जाओ और अगर कहीं घूमने जाना है तो खाना खाओ, आराम करो, जब कोई काम होगा तो हम बता देंगे। उसकी यह बात सुनकर विकास जब वापस अपने क्वार्टर में जाता है तो रह कर उसको फिर दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है, उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया और उसको छोड़ा भी नहीं और बराबर उसकी बाहों में बाहें मेरे सामने ही ऐसे ही डाला रहा। इतनी उम्र होने के बाद कुछ तो उसे लिहाज होनी चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कभी कभी तो विकास के दिमाग में यह बात आती कि अभी उस आदमी का मर्डर कर दे, लेकिन वहाँ के हुकूमत और वहाँ के कानून के बारे में भी विकास ने खूब सुन रखा था कि यहाँ मौत की सज़ा मौत है, यहाँ खून के बदले खून है। अगर आपने किसी की तरफ नज़र उठाकर गलत गलत नज़र से किसी को देखा तो उसकी भी सज़ा है। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून सऊदी अरब का कानून नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। इसीलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता है और अपने गुस्से को पी जाता है। उसके कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटा ही गुजरा था, विकास अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था कि वह औरत आती है और उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खोलती है। विकास जस का तस जैसे पड़ा था, वह अपनी मैडम को देख करके उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैडम कहती है कि नहीं नहीं विकास, लेटे रहो, बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूँ, मेरा एक काम करना है। तुम्हें विकास एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैडम बताइए क्या काम करना है। तो वह कुछ पैसे विकास को देती है और कहती है कि लो, आज मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देगा, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, जब से आया है बस हर वक्त मुझे पकड़े रहता है, इसलिए मेरा बाहर जाना नहीं होगा। यह पैसे लो और जिस स्टोर में से मैं सामान खरीदती हूँ उस स्टोर पर जाना, मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकिरी मंगाई है, वह तुम्हें दे देगा। हाँ, और उनसे यह भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसीलिए वह फिटकिरी और गुलाब जल की मात्रा दोगुनी कर दे। विशाल उसकी यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर मैडम फिटकिरी और गुलाब जल का क्या करेगी और फिर पति के आने के बाद मात्रा दोगुनी कर दे, इसका क्या मतलब है। फिलहाल वह अपने सर को झुकाता है और चला जाता है उसी स्टोर पर जहाँ से उसकी मैडम सामान खरीदती थी, राशन वगैरह लेती थी, और जाकर के वह उस दुकान से कहता है कि मेरी मैडम ने आपसे जो रोज़ाना अक्सर आपकी दुकान पर आया करती है, उसने गुलाब जल और फिटकिरी मंगाई है और आज वह डबल मात्रा में मंगा रही है। वह दुकानदार हंसता है, मुस्कुराता है और फिर फिटकिरी और गुलाब जल ला करके उसको देता है और फिर वह फिटकिरी को और गुलाब जल को लेकर अपनी मैडम के पास आया और वापस वह सामान उसको ला करके दे दिया। जैसे ही वह सामान उसकी मैडम ने उसके हाथ से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नज़रें नीचे करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी और फिर वापस आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि कभी भी भूल से भी अपने मालिक से इस बात को मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकिरी मंगाई है। फिर एक बार विकास का दिमाग खराब हो जाता है। उसने नौकरों से पूछने की कोशिश की कि यह आखिरी
मैडम ने गुलाब जल और फिटकिरी किस लिए मंगाई है? वह नौकर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकिरी की शौकीन होती है। मैं और भी परेशान हो गया कि शौकीन होती है। आखिर कोई यह बताने को तैयार क्यों नहीं है कि वो कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, कहाँ लगाती है, किस लिए इसको इस्तेमाल करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दुकानदार से ही जा कर के पूछता हूँ। विकास उस दुकानदार के पास पहुँचता है। उस बूढ़े आदमी ने उसको जब दुकान पर आते हुए कहा तो उसने मुस्कुरा करके कहा कि गुलाब जल और फिटकिरी कम पड़ गया है, इसलिए तुम्हारे मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेजा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है सर, मैं बस आपसे यह पूछने आया हूँ कि यह औरत सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकिरी का क्या करती है। वह विकास के चेहरे की तरफ देखता है और गौर से और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर गुलाब जल और फिटकिरी की इतनी डिमांड है औरतों में कि इधर सामान आता है, इधर बिक जाता है। मैं डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकिरी बेचता हूँ, लेकिन हाथ ही नहीं आता। मुझे इतना ऑर्डर करना पड़ता है। पूरे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मेरी दुकान में गुलाब जल और फिटकिरी औरतें लेकर के जाती है। मैंने पूछा, भाई यह मैंने सब सुन लिया, लेकिन तुम यह तो बताओ कि आखिर करती क्या है। वह एक जोर से हंसी हंसता है और उसने कहा कि तुम यह जानने की कोशिश नहीं करो। तुम परदेसी हो, बाहर के हो, यह एक राज की बात है। अब यह राज की बात कैसी राज की बात थी, क्या था इसमें राज? विकास बड़ा परेशान था। वह फिर वहाँ पर अपने क्वार्टर में पड़ा हुआ बस इसी बात को सोचता रहता है और अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा रहता। और वो यह भी सोचता था कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में शक हो गया कि वह उसके ऊपर गलत नज़र रखता है और फिर हुकूमत से उसने उसकी शिकायत कर दी तो उसकी जान के लाले पड़ सक जाएंगे। लेकिन क्या करता, अपने दिल के हाथों मजबूर था, अपने दिल के आगे हार गया था। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता कि विकास, तू यह गलत कर रहा है, यहाँ तू परदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नज़र नहीं रखनी चाहिए। उधर दिल था कि यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी मालकिन की तरफ देखता, मोहब्बत भरी नज़रों से देखता, प्यार से देखता और यही सोचता कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करे। विकास को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका मालिक जो है वह बाहर अपने जहाँ से आया था वहीं फिर जा रहा है। विकास बहुत खुश होता है, जैसे कि उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई है। फिलहाल जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले दिन उसकी मालकिन विकास से कहती है कि विकास, चलो मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के चलो। शॉपिंग कराने के जब विकास उसको ले जाता है तो विकास को एक कैफ़े में ले जाती है और कैफ़े में ले जाने के बाद उससे कहती है कि बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। विकास कहता है कि मैडम, जैसा आप अच्छा समझे। कैफ़े में जाकर के, क्योंकि वह एक फास्ट फूड कैफ़े था, वहाँ पर जाकर के 2 कोल्ड ड्रिंक 2 बर्गर का ऑर्डर करती है। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर वह विकास से कहती है कि विकास, घर में फिटकिरी और गुलाब जल ख़त्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर लेकर के चलो जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ। बस गुलाब जल और फिटकिरी का नाम सुन करके फिर विकास के दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगती है, जैसे कि उसको 11,000 का करंट लग गया हो। यह पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी मैडम से भी जब पूछने की कोशिश करता कि मैडम, आखिर इस गुलाब जल और फिटकिरी का तुम क्या करती हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उससे नहीं बताई थी। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी यह कहती कि तुम इन चक्करों में मत पड़ो, यह खास औरतों के लिए होता है, तुम जानकर क्या करोगे। आज विकास ने जो है वह पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी मैडम से आज इस बात को पूछ करके रहूँगा कि वह आखिर इतने गुलाब जल और फिटकिरी का रोज़ाना करती ही क्या है। अगर उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर एक बार ही क्यों ना वह ज़्यादा लेकर के रख लेती। वह उसको स्टोर पर लेकर के जाता है। स्टोर से वह अपना ज़रूरत का सामान, गुलाब जल, फिटकिरी वगैरह और भी जो उसे घर का सामान खरीदना था वह खरीद करके, और आज वह पीछे नहीं बैठती बल्कि विकास के बराबर वाली सीट यानी फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और विकास से घर चलने के लिए कहती है। विकास गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वह अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन,
एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? वह कहती है कि बोलो, क्या बात है विकास? कहता है कि मैडम, मैंने मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई भी मेल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मालिक के साथ अपनी मर्जी से यह शादी तो नहीं की होगी। ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी आपके सामने रही होगी जो आपने मालिक से शादी की। कहीं भी किसी भी तरह से आप मालिक के मेल नहीं खाती हो। नहीं तो आप इतनी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो। मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र भी आपसे डबल है। आखिर ऐसी क्या वजह है? यह बात सुनने की थी कि मालकिन एकदम गुस्से में आ जाती है और मेरी तरफ विकास कहता है कि मेरी तरफ घूर कर देखती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी ज़िंदगी में दखल देने का या मेरी ज़िंदगी में झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो, अपने उस काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू मेरी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मालकिन का यह जवाब जैसे ही विकास ने सुना, वो तो चुप रह गया। उसके हाथ पैर जैसे मानो ठंडे पड़ गए। उसने सोचा कि मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती थी, अभी अभी उसको कैफ़े में, फास्ट फूड होटल में लेके गई, उसको पेप्सी पिलाई, उसको बर्गर खिलाया और कपड़े भी जब खरीदी थी वो विकास के पसंद नापसंद के बारे में पूछा करती थी। उसके ऊपर यह कलर कैसा लग रहा है, यह अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा। विकास ऐसा समझता था कि जैसे उसके मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी है। लेकिन आज एक सवाल पूछने पर उसने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी। उसके दिमाग में जो मालकिन की तस्वीर थी, बनी हुई थी, वह तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। फिर विकास बिल्कुल खामोश हो जाता है और लाकर के मालकिन को अपने घर छोड़ देता है। जाकर के अपने क्वार्टर में लेट जाता है और फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई किसी मजबूरी के तहत, या क्या मैंने उनके किसी दुखती हुई रबरब का ऐसा हाथ रख दिया है जिससे मालकिन जो है वह तिमिला उठी, गुस्से में आ गई। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। यह तरह तरह की बातें सोचकर विकास जो सो जाता है, सुबह उठ जाता है। सुबह तो क्या देखता है कि उसके क्वार्टर के सामने यानी उसके दरवाजे पर उसकी मालकिन खड़ी है और कहती है कि विकास, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सोते सोते क्या रात को देर से सोए थे? मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर के चलोगे? विकास चुपचाप वहाँ से उठता है, हाथ मुँह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए अपनी मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचती है तो एक सूट, एक ड्रेस को उठाती है और विकास से पूछती है कि विकास, यह ड्रेस कैसी लग रही है? विकास कहता है कि मैडम, आपकी मर्जी, आपको पहनना है, आप जानो कैसी लग रही है। ना तो आप मेरे लिए यह ड्रेस खरीद रही हो कि आप पहन करके मुझे दिखाओगी। आपको यह सवाल मालिक से पूछना चाहिए कि आप यह ड्रेस खरीद करके मालिक को ही दिखाओगी। इसीलिए मैं तो अनजान हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके लिए फैसला कर सकूं कि आप पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है और कौन सी ड्रेस आप पर सूट नहीं करती। यह बात मालकिन ने जब उससे सुनी तो वह समझ गई कि विकास उसको ताना मार रहा है। फिर वह ड्रेस वह वहीं दुकानदार को दे देती है और कोई भी खरीदारी नहीं करती है और आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। विकास यह समझ रहा था कि शायद मैडम बुरा मान गई है। वह भी गाड़ी में चुपचाप आता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है, घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मैडम बोलती है कि विकास, मैंने जिस आदमी से शादी की है यह हकीकत है। तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी नहीं की है, एक मजबूरी के तहत की है, एक समझौते के तहत की है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बचपन में ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक अंग्रेज औरत ने पाला था। मुझे वह अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाते और जल्दी से जल्दी जवान करने की शायद वह कोशिश कर रहे थे। जब मैं जवान हुई, लगभग 15 से 16 साल की, तब मुझे पता चला कि वह जो मुझे इतना खिलाते पिलाते, मेरे ऊपर इतना मेहरबान थे, वह अक्सर मुझसे धंधा कराने के चक्कर में थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह मुझसे जिस्म फरोशी का धंधा कराएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि क्या करूं। मैं इस काम को नहीं करना चाहती थी। वह औरत मेरी खूबसूरती से, मेरे जिस्म से पैसे कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था
वह अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरी बोली लगा दी। सबसे पहला जो मेरा ग्राहक था वह यही तुम्हारे मालिक थे, जो मेरे पास आए थे। पहली बार जब किसी लड़की को बोली लगती है, पहली बार कुमारी लड़की को जब कोई खरीदता है तो वह उसके लाखों रुपए अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी लाखों रुपए देकर के मुझे एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देखकर रोने लगती, क्योंकि वह मेरी उम्र से डबल थे, तंदुरुस्त थी, उनकी अच्छी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे साथ यह मत करो, यह पाप है और मुझे पाप करने से बहुत डर लगता है, मैं गुनाह से डरती हूँ। वह कहता है कि मैं तुम्हारी कीमत दी हूँ, तुम एक वेश्यावृत्ति के धंधे में हो और यह काम तो आज के बाद तुम करोगी भी। विकास की मालकिन की कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो गई थी कि मुझे पता था कि जब हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा तो कोई मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, कोई मेरे जिस्म को नीचे, कोई मुझे मारेगा। यह सारी बात सुनकर मैं डर जाती, कांपने लगती। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़कर कहा कि तुम यह सब कुछ मेरे साथ करना ही चाहती हो तो एक सिस्टम के साथ करो, इस तरह से पाप मत करो। मुझे इस औरत से खरीद लो और ज़िंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। अब मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करोगे तो ज़िंदगी भर के मैं तुम्हारे गुलाम बनकर रहूँगी। जब जैसा कहोगे वैसा करूँगी, जिस तरह से कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूँगी। वो आदमी यानी तुम्हारा मालिक कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि शादी होने के बाद तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा है, तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हो। मेरी उम्र आगे जा कर के ढल जाएगी और तुम्हारी उम्र जो है वह भरी जवानी में आएगी। अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो औरत पाप करने से डरती है, जो औरत अल्लाह ईश्वर का डर अपने दिल में रखती है, वह अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। सारा सब कुछ जिस्म की भूखी ही नहीं है। तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुमने मुझे इस दलदल से निकाल लिया, इस गुनाह से, इस पाप से बचा लिया, तो ज़िंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी, कभी उफ तक नहीं करूँगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर कुछ सोचता है और फिर उस औरत के पास जाता है और मुझे खरीदने की उससे रकम पूछता है। वह जो भी रकम मुंह मांगी मांगती है, तुम्हारा मालिक वह रकम अदा करके मुझे वहाँ से ले जाता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह अपने घर लेकर के जाता है तो उसकी जो पहली बीवी थी वह मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं करती। वह उससे झगड़ा करने लगती है कि मैं इस औरत को कभी भी अपने पास नहीं रखूँगी। तो फिर तुम्हारा मालिक कहता है कि तुम्हें बाहर विदेश में जाने की तमन्ना थी, बार बार तुम मुझसे कहते थे कि बाहर विदेश दूसरे मुल्क में जाना है, तो फिर मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूँ। और फिर वो अपनी पहले बीवी को दूसरे मुल्क में सेटल कर देता है। उनकी बीवी शर्त लगाती है कि महीने में 20 दिन उनको उसके पास रहना पड़ेगा और वह एक महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए ही मेरे पास आते हैं और यहाँ रह कर के चले जाते हैं। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, ना ही उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ, ना ही उनके साथ खुशी के साथ मैं रात को सोती हूँ। यह सब कुछ समझौता था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ भले ही उसको पसंद करती हूँ या ना करती हूँ, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। विकास, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी नज़रों को मैंने भांप लिया था और देख लिया था कि वह औरत ही क्या जो मर्द को नज़र को उस पर पड़े और वह उसको ना पहचान सके। मैंने तुम्हारी नज़रों को देख लिया और जान लिया था कि तुम मेरे क्या सोच रखते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और बार बार इसीलिए सवाल को तुमने मुझसे पूछा, मैंने मेरे शौहर के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन मैं आज तुमसे यह बात क्लियर बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल है कि मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ रंगलीलियाँ मनाऊंगी, तो तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उस दलदल से, उस पाप से बचने के लिए पहले ही अपने पति से वादा किया है
कि मैं जिंदगी भर, मुझे यौन सुख, मुझे जिस्मानी सुख मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी यह बेवफाई नहीं करूँगी। जब मेरा शौहर बाहर मुल्क से आता है तो मैं उसके लिए सस्ती हूँ, संवरती हूँ। जब वह बाहर रहता है तो मैं उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से नई नई ड्रेस खरीदती हूँ। जब तक एक हफ्ता वह मेरे साथ रहता है, मैं उसकी खुशी के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहे खुश रहूँ या ना रहूँ, यह अलग मैटर है, लेकिन अपने शौहर की, अपने पति की खुशी के लिए मैं हर काम करती हूँ जो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए अपने दिमाग से जो भी मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। और मैंने अपने दिमाग से तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने शौहर से, अपने पति से कभी बेवफाई ही नहीं करती सकती। आज विकास को अपनी मालकिन से यह बात सुनने के बाद उसके लिए प्यार नहीं बल्कि वासना नहीं बल्कि इज्जत बढ़ गई थी कि एक औरत जिंदगी में एक आदमी के लिए, अपने एक वादे के लिए कितना त्याग कर सकती है। यह भी एक औरत है। उसके बाद वो कहता है कि मालकिन, चलो यह सारी चीज़ें सही है, आज के बाद मैं आपको उस नज़र से कभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मालकिन के नज़र से देखूंगा। आज से आपके लिए मेरे अंदर, मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। और यह इज्जत जो है वह पाक इज्जत है। जो भी मेरे ख्याल में बहन थे आपको पाने के लिए, वो सब मैंने निकाल दिए। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस फिटकिरी और उस गुलाब जल का क्या करती है? मेरी मालकिन यानी विकास कहता है कि मेरी मालकिन मुस्कुराती है और कहती है कि विकास, सऊदी अरब की औरतों को पहली बात तो वह किसी के सामने अपना चेहरा ज़्यादा नहीं खोलती। अगर किसी को तुमने देखा तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उनके चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है, उनके चेहरे पर दाग बिल्कुल नहीं होते हैं। हम औरतें हर रोज़ रात को, सुबह को भी और रात को सोते टाइम भी फिटकिरी को पीस करके, गुलाब जल उसे मिला करके और फिर अपने चेहरे पर 20 से 25 मिनट के लिए लेप करते हैं और फिर उसको धो देते हैं। बिना नहाए हर रोज़ 2 टाइम हम यह काम करते हैं। तभी तुम देख रहे हो जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो, यह उसी फिटकिरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई भी दाना मेरे लिए नहीं, बल्कि सऊदी की उस औरत के चेहरे पर भी नहीं। बहुत कम ही ऐसी औरत होगी जो दाने मुहासे, ये बोझ झाइया, भलापन मिलेगा। हम सऊदी अरब इसीलिए बहुत खूबसूरत होती है। मैंने कहा, जब ये चेहरे के लिए है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर इसको आप छुपाती क्यों हो? वो कहती है कि औरत अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा करके रखती है। वह किसी से भी यह ढिंढोरा नहीं पीटती है कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूँ, मैं यह चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। फिलहाल हमें यह गोपनीय बात है, इसलिए हर किसी के नहीं बताते, और मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद विकास अपनी मालकिन के लिए जहाँ भी वह जाने को कहती जाता और उसको इज्जत की नज़र से देखता, और फिर उसको फिटकिरी और गुलाब जल के राज का भी पता चल गया था कि सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकिरी का क्या करती है। और दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकिरी मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आती है, खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे के दाग धब्बे सभी हट जाती है। कैसा लगा यह ज्ञानवर्धक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ रोज़ की कहानी, नई नई कहानी सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।